नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो मैंने पिछले सेशन में हमने मैपिंग की बात की थी और मैंने मध्य प्रदेश का कौन सा जिला कहाँ है ये मैप पर आपको बहुत अच्छे से समझाया था। आशा है कि आपने वो पुराना वाला वीडियो देखा होगा और पीछे की लगभग सारी सीरीज आपने देखी होगी। ठीक है, तो इसी सेटअप में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं इसी सिस्टम में। ठीक है, तो आज हमें थोड़ा सा बात करनी है अविभाजित मध्य प्रदेश। तो अविभाजित मध्य प्रदेश जब था तो अविभाजित मध्य प्रदेश में कितने जिले और कितने संभाग थे। ठीक है, देखें तो पहली बात यह है कि वर्तमान मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है। ठीक है, पहले मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 7 राज्यों से लगा करती थी। वो कौन कौन से 7 राज्य थे देखें तो इस तरह आपको गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो याद रखें कि 4 राज्य तो आज भी हैं, गुजरात है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है और बिहार उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और महाराष्ट्र, ये 4 राज्य तो आज भी मध्य प्रदेश से लगते हैं। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ था तो पहले आपका बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तो किससे सीमा लगती थी? बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ऊपर बिहार, नीचे उड़ीसा और नीचे आंध्र प्रदेश। तो अविभाजित मध्य प्रदेश की जो सीमा है ये 7 राज्यों से लगती थी। ठीक है, दूसरी बात, अब अविभाजित मध्य प्रदेश की बात करें तो अविभाजित मध्य प्रदेश में जो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई थी, नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई थी वो 996 किलोमीटर थी। तो उत्तर से दक्षिण तक की मध्य प्रदेश की लंबाई अविभाजित, मतलब जब पहले मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बना है उसके पहले की हम बात कर रहे हैं, तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी थी? 996 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की लंबाई, पूरब से पश्चिम की जो लंबाई थी वो कितनी थी? 1127 किलोमीटर। ठीक है, हाँ, तो आज जो है 605 और 870, तो हमारी जो लंबाई है नॉर्थ से साउथ जो है ये 605 किलोमीटर है और पूरब और पश्चिम की 870 किलोमीटर है। और पहले कितनी थी? तो पहले जो थी ये उत्तर से दक्षिण की 996 थी और पूरब से पश्चिम की कितनी थी? 1127 किलोमीटर। दूसरी बात, तो 2 बातें बताई मैंने कि पहले हमारी 7 राज्यों से सीमा लगती थी। ठीक है, 7 राज्यों में आपको गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और यहाँ पर बिहार, उड़ीसा और असम। और हमारी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 996 किलोमीटर थी और पूरब से पश्चिम तक की लंबाई जो थी वो 1127 किलोमीटर थी। तीसरी बात, पहले मध्य प्रदेश में, अविभाजित मध्य प्रदेश में 61 जिले और 12 संभाग थे। तो अविभाजित मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? 61 जिले और कितने संभाग? 12 संभाग। ठीक है, तो 61 जिले और 12 संभाग पहले थे। आज की बात करूं मैं तो आज मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं, 10 संभाग हैं और जिलों की संख्या आज कितनी है? 55 जिले हैं। तो अविभाजित मध्य प्रदेश में पहले कितने जिले थे? 61 जिले थे और कितने संभाग थे? 12 संभाग थे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, अब हम वर्तमान मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो देखिए, वर्तमान मध्य प्रदेश में मैं यही आपको समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक है, हाँ, अब वर्तमान मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। ठीक है, हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। ठीक है, अब अगर मैं मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की बात करूं, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की बात करें तो अब हम जानना चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कैसे हुआ और क्या कैसे था। तो समझिए, अब अगर मैं बात करूं तो अंग्रेजों ने भारत का जो विभाजन है वो प्रशासनिक आधार किया था, प्रशासनिक आधार पर किया था, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के बेस्ड पर मध्य प्रदेश का विभाजन अंग्रेजों ने किया था। जब पूरे भारत का विभाजन प्रशासनिक आधार पर था तो मध्य प्रदेश का विभाजन भी किस आधार पर रहा होगा? प्रशासनिक आधार पर। ठीक है, और पहले अंग्रेजों ने पूरे भारत में पार्ट बनाए थे तो मध्य प्रदेश में भी पार्ट बने हुए थे और पूरा मध्य प्रदेश जो था ये 3 पार्टों में बटा हुआ था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ठीक है, देखिए, अब यहाँ की अगर मैं बात करूं तो पूरब की रियासतों को मिला करके पार्ट ए बनाया गया था। ठीक है, पार्ट ए का जो नाम था तो पार्ट ए का नाम रखा गया था सेंट्रल प्रोविंसेस, सेंट्रल
सेंट्रल प्रोविंस प्रोविंस एवं बरार, सेंट्रल प्रोविंस और बरार, ये रखा गया था पार्ट ए का नाम। तो पार्ट ए का जो नाम था ये रखा गया था सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार, सीपी और बरार, इसको शॉर्ट में हम जानते थे सीपी और बरार के नाम से। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो जो सेंट्रल प्रोविंस है, सेंट्रल प्रोविंस ये 1861 में बना था और बरार 1936 में बना था। सेंट्रल प्रोविंस जो है ये 1861 में बना था, ये जो है 1861 में बना था, एग्जाम में प्रश्न आ गया है। और ये जो बरार है ये हैदराबाद से अलग होकर के 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। किससे भैया बरार अलग हुआ है? हैदराबाद। तो हैदराबाद से अलग होकर के कौन बना? बरार। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि सीपी कब बना था, सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 में सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना हुई थी। और बरार की स्थापना कब हुई है? 1936 में बरार की स्थापना हुई है। और जो बरार है वो आपका किससे अलग हुआ भैया? हैदराबाद से अलग होकर के बना हुआ है। ठीक है कि नहीं? अब अगली मैं बात करूं, ये है पार्ट ए। ठीक है, तो पार्ट ए में पूरब की रियासतें थी। ठीक है, ये जो पार्ट बी है, यहाँ पर आपका ये पार्ट बी है जिसमें आपका पश्चिम की रियासतें थी। ठीक है, पार्ट बी आपका पश्चिम की रियासतें, थोड़ा सा इसको और पहले कर देते हैं। ठीक है, हाँ, पार्ट ए। तो पार्ट ए में याद रखें आप कि जो पार्ट ए है पूरब की रियासतों को मिलाकर के पार्ट ए बनाया गया था। ठीक है, ये पार्ट ए है। और पार्ट ए की यहाँ पर पार्ट ए में क्या क्या शामिल था? यहाँ पर विदर्भ आता था, विदर्भ। ठीक है, यहाँ पर विदर्भ भी पार्ट ए में शामिल था। और विदर्भ पार्ट ए की जो राजधानी है, पार्ट ए, पार्ट ए, इसी को सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार कहा जाता था। पार्ट ए की जो राजधानी है ये विदर्भ में हुआ करती थी, नागपुर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका महाकौशल भी आता था। यहाँ पर जबलपुर वाला जो एरिया था महाकौशल, तो महाकौशल भी कहाँ पर शामिल था? पार्ट ए में शामिल था। ठीक है, तो पार्ट ए की तीन बात बताई मैंने कि पार्ट ए में क्या क्या शामिल था। नागपुर पार्ट ए में आता था, महाकौशल जो है ये पार्ट ए में आता था, और आपका ये विदर्भ। ठीक है, तो पार्ट ए में आता था आपका क्या? पार्ट ए का पहले पूरा नाम था सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार। पार्ट ए की जो राजधानी थी ये आपका क्या बनाई गई थी? नागपुर को राजधानी बनाया गया था। ठीक है, अगली बात जो है, तो पार्ट ए में जो है पूरब की रियासतें आती थी, महाकौशल भी पार्ट ए में आता था और विदर्भ भी पार्ट ए में आता था। ठीक है, तीन बात। अब अगर मैं पार्ट ए की बात करूं तो जो पूरब की लगभग 15 रियासतें थी, पूरब की 15 रियासतें, कितनी रियासतें थी भैया? 15 रियासतें आपका पूरब में थी। ठीक है, और 25 रियासतों से मिलकर पार्ट बी बना था। कितनी रियासतों से मिलकर के? 25 रियासतों से पार्ट बी बना था। और जो यहाँ पर पार्ट सी भी बना हुआ था ये, तो ये पार्ट सी बनाया गया था, ये है पार्ट सी, पार्ट सी। और पार्ट सी में अगर मैं रियासतों की बात करूं तो यहाँ पर कितनी रियासतें आती थी? 38 रियासतों को मिलाकर के पार्ट सी बनाया गया था। तो 15 रियासतों को मिलाकर के पार्ट ए बनाया गया था, 25 रियासतों को मिलाकर के पार्ट बी बनाया गया था। और उत्तर की रियासतें अगर मैं पार्ट सी की बात कर दूं तो पार्ट सी में आपका क्या क्या आ जाता था? यहाँ पर आपका जो है ये आपका बघेलखंड आता था, बघेलखंड प्लस बुंदेलखंड, बघेलखंड प्लस बुंदेलखंड, बुंदेलखंड को मिलाकर के क्या कहलाता था? वो पार्ट सी कहलाता था। तो पार्ट ए में 15 रियासतें थी और पार्ट ए के जो मुख्यमंत्री थे, जो सीएम थे, इनका नाम था पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल, पंडित रविशंकर शुक्ल को पार्ट ए का सीएम बनाया गया था। तो पंडित रविशंकर शुक्ल पार्ट ए के मुख्यमंत्री थे। अगर मैं बात करूं पार्ट बी में, तो पार्ट बी का जो नाम था वो मध्य भारत था। पार्ट बी का नाम क्या था? मध्य भारत। पार्ट बी का नाम क्या था? मध्य भारत। और इसमें 25 रियासतें आती थी और इसके जो सीएम थे पार्टी बी के, वो थे लीलाधर जोशी। पार्ट बी के मुख्यमंत्री का नाम क्या था? लीलाधर जोशी, लीलाधर जोशी। ठीक है, पार्ट सी में 38 रियासतें थी और इसके जो मुख्यमंत्री थे ये शंभुनाथ शुक्ल थे। इसके जो सीएम थे कौन बनाए गए थे? इसके जो सीएम है ये बनाया गया था शंभुनाथ शुक्ल। तो शंभुनाथ शुक्ल को पार्ट सी का मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, एक बात और याद रखें, ये जो यहाँ पर अलग से था भोपाल,
तो भोपाल जो था इसको अलग रखा गया था। भोपाल, हिदायतुल्लाह इसके प्रमुख थे। इसके प्रमुख कौन थे? हिदायतुल्लाह। हिदायतुल्लाह हिदायतुल्लाह इसके प्रमुख थे। इसको अलग से बनाया गया था पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी के अलावा। और ये जो भोपाल था शुरुआत में आपका भोपाल जो था ये किसका एक हिस्सा था? ये भी पार्ट सी का ही हिस्सा था। किसका हिस्सा था? सी का। तो आपको क्या क्या बात याद रखनी है? पहली बात, पूरब की रियासतों को मिलाकर के पार्ट ए बनाया गया था। पूरब की रियासतों को मिलाकर पार्ट ए बनाया गया था। और पार्ट ए में क्या क्या आता था? विदर्भ आता था, महाकौशल आता था और पूरब की रियासतें आती थी। कितनी रियासतें आती थी? 15 रियासतें आती थी। इसके मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था? रवि शंकर शुक्ल को इसके मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसका नाम क्या रखा गया था? इसका नाम रखा गया था सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार। अगर आपसे पूछे कि सेंट्रल प्रोविंस कब बना, तो 1861 में सेंट्रल प्रोविंस बना है। और बरार कब बना है? 1936 में क्या बना है? बरार बना है। और पार्ट ए की राजधानी किसे बनाया गया था? पार्ट ए की राजधानी नागपुर को बनाया गया था। अब पार्ट बी की बात करते हैं। तो मैंने कहा कि पश्चिम की रियासतों को मिलाकर के, पश्चिम की रियासतों को मिलाकर के क्या बनाया गया था? पार्ट बी बनाया गया था। और पार्ट बी में कितनी रियासतें थी? 25 रियासतें पार्ट बी में आती थी। पार्ट बी का नाम क्या रखा गया था? पार्ट बी का नाम रखा गया था मध्य भारत। पार्ट बी का नाम रखा गया था मध्य भारत। और इसके जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे वो बनाए गए थे लीलाधर जोशी, इसके मुख्यमंत्री बनाए गए थे। ठीक है। अब बात करूं पार्ट सी की, तो पार्ट सी 38 रियासतों से मिलाकर के बनाया गया था। और इसमें बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतें आती थी। बुंदेलखंड और बघेलखंड की सारी रियासतें शामिल थी। तो कितनी रियासतें थी? 38 रियासतें बनाई गई थी। इसमें 38 रियासतें पार्ट सी में शामिल की गई थी। भोपाल को एक पृथक अलग से रखा गया था, लेकिन भोपाल किसका अंग माना गया था? पार्ट सी में ही भोपाल को शामिल माना गया था। और पार्ट भोपाल के जो प्रमुख थे वो कौन थे? हिदायतुल्लाह। ठीक है। तो ये आपका कुछ मध्य प्रदेश की बात थी। अब समझिए, अगर मैं बात करूं, चूंकि मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों ने भारत का विभाजन किस आधार पर किया था? प्रशासनिक आधार पर। ठीक है। हाँ, एक बात और समझिए, पार्ट ए की राजधानी मैंने आपको बता दी नागपुर थी। इसी तरह पार्ट बी की राजधानी जो थी, पार्ट बी की कैपिटल होती थी इंदौर और ग्वालियर। ठीक है। तो पार्ट बी की दो कैपिटल बनाई गई थी, दो राजधानियां बनाई गई थी। एक राजधानी का नाम था इंदौर, ठीक है, और एक राजधानी का नाम था ग्वालियर। ठीक है। दो इसकी राजधानी थी इंदौर और ग्वालियर। 6 महीने के लिए इंदौर और 6 महीने की ग्वालियर हुआ करती थी। कुछ किताबों में 5.5 महीने के और 6.5 महीने का लिखा हुआ है। लेकिन आप याद रखें, बहुत सारी किताबें जो हैं बताती हैं कि 6 महीने के लिए इंदौर और 6 महीने के लिए ग्वालियर रखी गई थी। ठीक है। जो इंदौर थी तो इसको आपका ग्रीष्मकालीन राजधानी रखा गया था। इंदौर कौन सी राजधानी थी? ग्रीष्मकाल मतलब गर्मी की राजधानी थी। और जो ग्वालियर होती थी तो ये आप याद रखें कि ये शीतकालीन राजधानी थी। शीतकालीन ठंडी की राजधानी किसको बनाया गया था? ग्वालियर। ठीक है। तो इंदौर समशीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र है, अतः इंदौर को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था और ग्वालियर को आपका शीतकालीन राजधानी बनाया गया था। ये पार्ट बी की राजधानियां थी। तीसरी बात, पार्ट सी में आपका विंध्य प्रदेश, ये जो इसका नाम है ये क्या कहलाता था? इसको विंध्य प्रदेश कहा जाता था। इसका नाम क्या था? विंध्य प्रदेश। विंध्य प्रदेश इसका नाम था। और इसकी जो राजधानी थी ये बनाया गया था रीवा। विंध्य प्रदेश की राजधानी क्या बनाई गई थी? रीवा बनाई गई थी। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि पार्ट ए की राजधानी क्या थी? नागपुर। पार्ट बी की राजधानी क्या थी? इंदौर और ग्वालियर। 6 महीने के लिए इंदौर और 6 महीने के लिए ग्वालियर। इंदौर जो थी ये ग्रीष्मकालीन राजधानी थी और ग्वालियर जो थी ये शीतकालीन राजधानी थी। और पार्ट सी की जो राजधानी थी वो क्या थी? पार्ट सी की राजधानी रीवा। ठीक है। पार्ट ए का जो नाम था आपका क्या था? पार्ट ए का नाम था सेंट्रल प्रोविंस एवं बरार। सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना 1861 में हुई है और बरार की जो स्थापना है ये आपका 1936 में हुई है। पार्ट ए में क्या क्या शामिल था? तो पार्ट ए में आपका महाकौशल आता था, विदर्भ आता था और आपका पूरब की रियासतें आती थी। इसके जो पहले मुख्यमंत्री हैं ये रविशंकर शुक्ल को बनाया गया था। और इसमें कितनी रियासतें शामिल थी? 15 रियासतें आती थी। पार्ट बी का नाम जो था ये मध्य भारत कहलाता था। और पार्ट बी की दो राजधानियां थी, इंदौर ग्रीष्मकालीन राजधानी थी और ग्वालियर जो थी ये शीतकालीन राजधानी थी। ठीक है। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं ये लीलाधर जोशी को बनाया गया था। और पार्ट बी में कितनी रियासतें आती थी? 25 रियासतें आती थी। ठीक है। अब पार्ट सी जो थी, पार्ट सी में 38 रियासतें आती थी। इसका जो नाम था
ये बिंद प्रदेश था, बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर के आपका पार्ट सी बनाया गया था। ठीक है, और इसके जो प्रमुख थे, जो मुख्यमंत्री थे, ये थे शंभुनाथ शुक्ल। ठीक है, भोपाल को अलग से बनाया गया था और भोपाल कौन से पार्ट में शामिल था, पार्ट सी में शामिल था भोपाल। कि जो हिदायतुल्ला थे ये भोपाल स्वतंत्र रखना चाहते थे। ठीक है, बाद में याद रखिए इस बात को कि जो हिदायतुल्ला है जब लास्ट में ये चाहते थे कि मतलब भोपाल अलग ही रहे। ठीक है, शामिल नहीं करना चाहते थे, लेकिन 1949 में 1949 1949 1949 में प्रजामंडल के दबाव के कारण, प्रजामंडल एक समिति बनी थी, तो प्रजामंडल के दबाव के कारण बाद में भोपाल को इन्होंने मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया था। लेकिन ये अलग चाहते थे हिदायतुल्ला अलग बनाना। तो इसको कब शामिल किया गया उसमें 1949 में आपका प्रजामंडल के दबाव के कारण भोपाल को मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, प्रजामंडल ने शामिल करवाया था और इसके प्रमुख कौन थे, हिदायतुल्ला थे। भोपाल किस पार्ट में शामिल था, भोपाल पार्ट सी में शामिल था। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आई होगी। तो ये है आपका पार्टों के आधार पर मध्य प्रदेश का विभाजन। ठीक है, फिर हुआ क्या, फिर आपने पढ़ा होगा कि जो राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद के पास भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठने लगी कि भैया भाषा के आधार पर राज्य बनाओ। अब जो राजेंद्र प्रसाद थे इनके पास ही क्यों उठी, क्योंकि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सामने कुछ लोगों ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य बनाना चाहिए। तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा हम इसकी जांच कराएंगे। तो राजेंद्र प्रसाद ने जो इलाहाबाद के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हैं जिनका नाम था एस.के. धर, क्या नाम था, एस.के. धर, एस.के. धर को बुलाया। ये एस.के. धर कौन है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश हैं। एस.के. धर को बुलाया और कहा कि भैया आप जाके देखें, लगातार लोग कह रहे हैं कि भाषा के आधार पर राज्य बनाएं। ठीक है, तो एस.के. धर ने धर आयोग बनाया, धर आयोग बनाया और ये दो धर आयोग है, ये गया जांच करने के लिए और धर आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। यदि आपको राज्यों का गठन करना है तो जैसा अंग्रेजों ने बनाया है प्रशासनिक, तो प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। ठीक है, ये कहा किसने, धर आयोग ने कहा। धर आयोग के निर्णय की जांच करने के लिए, धर आयोग के निर्णय की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी का नाम था जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। जे से जवाहरलाल नेहरू है, बी से वल्लभ भाई पटेल है और पी से पट्टाभी सीतारामैया है। ये क्यों बनाई गई है, धर आयोग के निर्णय की जांच करने के लिए। और धर आयोग ने क्या निर्णय दिया है, धर आयोग ने कहा है कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाए जा सकते, प्रशासनिक आधार पर राज्य बनाए जा सकते हैं। जब जेवीपी समिति भी घूम करके आती है तो इसने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्य आप नहीं बना सकते हैं, आप यदि राज्य ही बनाना चाहते हैं तो प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन रहने दें। ठीक है, और जैसे ही जेवीपी समिति की रिपोर्ट आती है तो जो तेलुगु भाषी थे, तेलुगु भाषी, तेलुगु भाषा को बोलने वाले, तो तेलुगु भाषियों में आपका क्या है, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति थे, आंध्र प्रदेश के, जिनका नाम था पोट्टी रामुल्लू। तेलुगु भाषियों में एक व्यक्ति था जिनका नाम था पोट्टी रामुल्लू। पोट्टी रामुल्लू को अनशन पर बैठा दिया जाता है, ये अनशन पर बैठ गए पोट्टी रामुल्लू। अब पोट्टी रामुल्लू अनशन पर बैठ जाते हैं कि भाई हमें भाषा के आधार पर राज्य चाहिए, हमें प्रशासनिक आधार पर राज्य नहीं चाहिए, ये कह रहे थे तेलुगु भाषी वाले लोग। ठीक है, और हुआ क्या, 58 दिनों की, 58 डेज, 58 दिनों के, कुछ किताबों में 56 लिखा है, गलत है। ठीक है, 58 दिनों के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 में पोट्टी रामुल्लू की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही पोट्टी रामुल्लू की मृत्यु होती है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में कह दिया कि हम तेलुगु भाषियों का अलग राज्य बना देंगे। और फिर पहली बार क्या हुआ, पहली बार 1953 में आपका क्या हुआ, 1953 में पृथक आंध्र प्रदेश राज्य का गठन होता है। किसका गठन होता है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन होता है। और आंध्र प्रदेश जो है ये भाषा के आधार पर बनने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य था। एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है कि भाषा के आधार पर बनने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बताओ। जो पहला राज्य
किस आधार पर बना था? ये भाषा के आधार पर बना था। किस आधार पर? भाषा के आधार पर। वो कौन था? आपका आंध्र प्रदेश था। कब बना है? 1953 में बना हुआ है, पोटी रामुलु की मृत्यु के बाद। अब जब पहला राज्य भाषा के आधार पर बन गया है तो अब सारे राज्यों की मांग उठेगी। तो इसके लिए आपका जो 1953 में एक आयोग बनाया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब सारे राज्य भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे तो एक जो आपका भाषा के आधार पर एक बुलाया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग। अब हम किसको बुलाएंगे? राज्य पुनर्गठन आयोग को। और राज्य पुनर्गठन आयोग से कहेंगे, ठीक है, कि जाएं आप जांच करके आए कि हम भाषा के आधार पर राज्य बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग इस आधार पर बुलाया गया था उसको कि आप क्या करेंगे, हम भाषा के आधार पर राज्य बना, कितने राज्य, यदि भाषा के आधार पर सारे राज्य बना दिए जाएं तो कितने राज्य बनेंगे और कितने राज्य नहीं बनेंगे। ठीक है, तो राज्य पुनर्गठन आयोग आया और इसके जो प्रमुख थे, कब आया भैया राज्य पुनर्गठन आयोग? पहली बात तो ये है कि 1953 में आता है और इसने अपनी जो रिपोर्ट है 1955 में सौंपी। 1955 में इसने क्या सौंपी? अपनी रिपोर्ट सौंपी। और 1956 में इसकी सिफारिशों को क्या कर दिया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। तो तीन बात याद रखें कि राज्य पुनर्गठन कब आया है? 1953 में आया है। कब रिपोर्ट सौंपेगा? 1955 में रिपोर्ट सौंपेगा। और इसकी सिफारिशों को लागू कब कर दिया गया? 1956 में इसकी सिफारिशों को लागू कर दिया गया था। ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग था, इसके जो प्रमुख थे ये बनाए गए थे फजल अली को। फजल अली 3 सदस्य थे। फजल अली एक थे, हृदयनाथ कुंजरू, एक हृदयनाथ कुंजरू थे, कुंजरू, ठीक है। और तीसरे जो व्यक्ति थे इनका नाम था के.एम. पडिक्कर। ये 3 थे। इसमें ये 2 सदस्य हैं। ये 2 कौन हैं? सदस्य हैं। और ये जो फजल अली हैं इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। इसके कौन है? फजल अली अध्यक्ष। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो फजल अली थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर अन्य सदस्य थे। इनको क्यों बुलाया गया है? इनको बुलाया गया है कि आप देखें कि पूरे भारत में भाषा के आधार पर हम राज्य बनाएंगे तो कितने राज्य बनेंगे। तो जब इन्होंने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी तो उस समय भारत में 28 जो उस समय भारत में जो जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया 1956 में, तो इसने अपनी मतलब 1953 में आया राज्य पुनर्गठन आयोग और 1955 में इसने अपनी क्या सौंपी? रिपोर्ट सौंपी। और 1955 में रिपोर्ट सौंपी तो उसने बताया कि 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए जा सकते हैं। इसके आधार पर कितने? 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश। इसने रिपोर्ट में अपनी कहा कि अगर पूरे भारत में आप भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे तो पूरे भारत में भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए जा सकते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है डायरेक्ट कि आपका राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार पूरे भारत में कितने राज्य बनेंगे, तो पूरे भारत में 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है, और इन 14 राज्यों में आपका कौन भी शामिल है? मध्य प्रदेश भी शामिल है। ठीक है, तो अब ये जो पार्टों के आधार पर विभाजन था, फिर क्या हुआ? एक संविधान संशोधन पारित किया गया था, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 9 के तहत जो ये पार्ट वाली व्यवस्था थी, पार्ट वाली व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाएगा। और अब हम किसका निर्माण करेंगे? मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। तो हमको पार्ट ए में चेंजेस लाने पड़ेंगे क्योंकि मध्य प्रदेश हिंदी भाषी राज्य बनाना है हमको। तो ये जो मध्य प्रदेश में ये जुड़े हुए हैं, इन पार्टों में हमें क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, अतः जब 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 पारित हो जाएगा तो हम ये पार्टों वाली व्यवस्था को क्या कर देंगे? समाप्त करेंगे। कई बार पूछा भी गया है कि पार्टों वाली व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के द्वारा खत्म किया गया था? तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत पार्टों वाली व्यवस्था भारत में समाप्त कर दी गई थी और फिर भाषा के आधार पर क्या बनाए जाएंगे? राज्य बनाए जाएंगे। तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि पार्ट ए में क्या संशोधन होगा भाषा के आधार पर जब बनाएंगे, पार्ट बी में क्या संशोधन होगा और पार्ट सी में क्या संशोधन होगा। ठीक है, तो अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा तो नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत आसान है। हम मध्य प्रदेश में 55 जो 55 मध्य प्रदेश राज्य में जो 55 जिले हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि कौन सा जिला कब बना हुआ है और पार्टों में क्या संशोधन हुए थे। ठीक है, आपको ये वीडियो 1 से 2 बार देखना है और इसके जो फैक्ट हैं, इसमें बहुत सारे फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, तो इन फैक्टों को आप अपनी नोटबुक में लिखते चलिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।